लगातार हम नेताओं से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की है, सुन पाते हैं आप। हमारी लगातार चुनाव कवरेज जारी है। राजगढ़ लोकसभा मध्य प्रदेश में है हम इस वक्त, और हमारे संग जुड़ रहे हैं यहाँ के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। धन्यवाद। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार आपके दौरे जो हैं वो जारी हैं। राजगढ़ के लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? अब मन में तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं पहला चुनाव यहाँ लड़ा था सन 84 में। उसके पूर्व मैं अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में प्रभारी मंत्री था राजगढ़ का। तब से मेरे संबंध रहे और लगातार हम लोग संपर्क बनाए रखे। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर 91 में फिर जीता मैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मेरे निरंतर बने रहे। अब इसी गांव में बगवाज में मैं जब मंदिर निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले आया था, और यहाँ पे मैं ग्राम संपर्क अभियान में हेलीकॉप्टर से उतरा था। तब इसके दादाजी मेरे साथ, नाना जी थे, ये लोग उससे, तो वो संपर्क अब रिवाइव हुआ है। किसी के नाती, किसी के पोते, किसी का भतीजे सब जुड़े हैं। तो क्योंकि 2003 के बाद मेरा संपर्क टूट गया था, मैंने तय किया था 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं नहीं लड़ा। उसके बाद मैं AICC का विभिन्न प्रांतों में प्रभारी रहा। उसकी वजह से मेरा जीवित संपर्क नहीं रहा, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं जब भी भोपाल रहता था या दिल्ली, कोई भी मेरे घर आया तो मैंने उसकी जो बन सकी मैंने सेवा की है। तो वही मेरी पूंजी है। जैसे आप कह रहे हैं आप राजगढ़ लौटे हैं, यहाँ लोगों ने भी आपको स्वीकार किया है, मगर आप कह रहे हैं कि ये आपका आखिरी चुनाव है। अब मैं 77 साल का हो गया अब 82 साल में तो मैं कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहूँगा। जी, लग नहीं रहा आपके फिटनेस से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लगातार पदयात्रा भी कर रहे थे। क्या आपको लगता है उससे भी काफ़ी कनेक्ट बन पाया लोगों से? जी, मैंने जब पदयात्रा की एक दिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस समय बहुत सारे लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ पैदल चले, और उससे वो सारे संपर्क जीवित हुए जिनसे मेरा संपर्क टूट गया था। तब से थोड़ा सा मूवमेंट बना है। आज भी हम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। आपने अभी हाल ही में ही पूजा अर्चना भी की। आज हम सुबह राघोगढ़ किले भी गए थे, वहाँ मेरे ख्याल से 9 मंदिर हैं किले के भीतर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 7 मंदिर। इस सब के बावजूद फिर भी बीजेपी RSS कहती है दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी हैं। क्योंकि बीजेपी के साथ पास मेरे खिलाफ बोलने को और कुछ नहीं है, और वे भी उनसे अगर कुरेदिएगा तो मान जाएंगे कि हाँ नहीं, बात गलत है। लेकिन ठीक है, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है नहीं, और कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकते, तो यही सही, हिंदू विरोधी बता देते हैं, झूठे आरोप लगा देते हैं। मैं कहता कुछ हूँ और बना कुछ और देते हैं। पार्टी को भी बोलते हैं कि भगवान राम में नहीं मानते और प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। देखिए, भगवान राम सबके हैं, हम सबके हैं, और प्राण प्रतिष्ठा अगर आप देखेंगे तो जितने शंकराचार्य हैं सब ने कहा कि भाई अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, विधि विधान के खिलाफ है। लेकिन उनके लिए राम जो है एक राजनीतिक हथियार है, हम लोगों के लिए वो एक आस्था के केंद्र बिंदु है। यही फ़र्क है। आप एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा इशू बेस्ड इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन योर पॉइंट ऑफ व्यू राजगढ़ में और देश भर में, क्योंकि आप इस इलाके के ही नहीं देश के नेता, बड़े नेता माने जाते हैं विपक्ष के, व्हाट यू बिलीव आर द बिगेस्ट इश्यूज दिस टाइम अराउंड सर? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, तीसरा यहाँ पर किसानों की जो गिरती हालत, लागत बढ़ती जा रही है,
किसान की उपज का भाव नहीं मिल रहा है। शिक्षा का भी वो स्तर अब नहीं है जो कि होना चाहिए, और शिक्षित बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। मैंने मेरे कार्यकाल में पंचायती राज में अधिकार नियुक्ति के, शिक्षकों के, पंचायत कर्मी के, आंगनबाड़ी के, सब मैंने ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद को सौंप दिए थे, ग्राम पंचायत को सौंप दिए थे। उससे क्या हुआ कि यहाँ के लोकल लड़कों को रोजगार मिला था, वो आज भी याद रखते हैं। पंचायत कर्मी गांव का होना चाहिए, शिक्षक कर्मी गांव के होना चाहिए। आज वो सब कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ अभी भी नौकरी में हैं। तो मैंने यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा महत्व दिया है, और बिना किसी भ्रष्टाचार के लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। उसका एक बहुत बड़ा एक गुडविल मेरे को मिला हुआ है। दूसरा, पंचायतों को मैंने अधिकार दिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैंड म्यूटेशन केसेस थे, पंचायतों को अधिकार दे दिया था। वो जहाँ कोई विवाद ना हो वहाँ म्यूटेशन के वहीं हो जाते थे। किसानों की बहुत बड़ी लागत हो जाती है बिजली की, मैंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी थी 10 साल तक। और भी अनेक काम किए थे मैंने, तो जिसकी वजह से आज भी मुझे याद रखा जाता है। और मेरा आरएसएस से कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो ये समझिए कि 1977 के पहले इमरजेंसी में कोई भी आरएसएस वर्कर और जनसंघ वर्कर को मैंने जेल में नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। मेरे कार्यकाल में मैंने किसी भी बीजेपी के वर्कर को, आरएसएस के वर्कर को परेशान नहीं किया, क्योंकि ये मेरे कैरेक्टर में नहीं है, मेरी आदत में शुमार नहीं है। मैं बहुत ही सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ता रहा हूँ और सकारात्मक राजनीति करता रहा हूँ। मेरा तो 5 सूत्र हैं राजनीति के: संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। उसी पर मेरी राजनीति आधारित है। उसी पे आपकी राजनीति आधारित है, उसी पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। बट सामने वाला पक्ष पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल कर रहा है। वह कह रहे हैं ये पीएम मोदी का चुनाव है वर्सेस द रेस्ट। बात यह है, हम लोगों की ये संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली और राष्ट्रीय प्रणाली में यही फर्क होता है। चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, रोडमल नागर लड़ रहे हैं, और ये चुनाव रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह के बीच में है। रोडमल नागर जी ने एक गांव यहाँ अडॉप्ट किया है, गागरोनी। मैं भी गया था वहाँ पर। लोगों ने बताया कि साहब जिन्होंने का ये गांव गोद लिया हुआ है, गागरोनी। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि साहब उनके बाद हमको चेहरा तक नहीं दिखाया आज तक। आप समझ सकते हैं कि जो गांव गोद लिया वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमको तो रोडमल नागर जी ने शक्ल तक नहीं दिखाई। ये हालत है उनकी। वो पता नहीं क्या करते रहे, कभी संपर्क नहीं बनाया और कभी यहाँ के लोगों की मदद उन्होंने नहीं की। आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो ईवीएम पे पूछूंगा, क्योंकि आप लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं ईवीएम्स का। पहले तो ये भी देखा जा रहा था कि क्या यहाँ बैलेट पे होगा चुनाव या नहीं। बात यह है कि कितना ये इलेक्शन कमीशन किस एक तरफा काम कर रही है। पहले उनका एक नोटिफिकेशन था कि 384 उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर से काम होगा, वो बैलेट होगा। तो हमने तैयार कर लिए थे, लेकिन फिर कहा कि नहीं, एक और सीयू लगा के 384 और उससे हो सकता है। तो फिर हमने कहा ठीक है, लड़ेंगे चुनाव, क्या दिक्कत है। बीजेपी कहती है ये एक हार की निशानी है। यू ऑलरेडी एक्सेप्टिंग डिफीट। अगर मैं एक्सेप्ट करता होता तो इतनी मेहनत करता है। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा अबाउट वन इंटरेस्टिंग थिंग विच वी सॉ दिस टाइम आपके नामांकन में, क्योंकि बाकी नेताओं के नामांकन भी हम देख रहे हैं। स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं वहाँ, मुख्यमंत्री चेहरे आ रहे हैं, वीआईपी फेसेस आ रहे हैं, मगर आपका नामांकन अलग था। यू हैड डिफरेंट आम आदमी दे। देखिए, मैंने उस दिन तय किया था मैं चुनाव मतदान केंद्र पर लड़ूंगा। मेरे वर्कर मतदान केंद्र पर उस तरह चुनाव लड़ेंगे जिस तरह से सरपंच का चुनाव लड़ते हैं। इसलिए मैंने मतदान केंद्र पर ही सब लोगों से कहा था अपने मतदान केंद्र पर रहिए। जब मैं फॉर्म भरूंगा और उस दिन आप अपने मतदान केंद्र को कैसे जिताएंगे उसकी रणनीति तय करिए।
क्योंकि हम लोग भीड़ लाते थे, भीड़ भड़का आता था, बेचारे परेशान होते थे और फिर पुलिस उनको घुसने नहीं देती थी। हर आदमी चाहता था कि मैं भी उम्मीदवार के साथ अंदर घुसूं, इसलिए मैंने मना कर दिया। सब अपने अपने, उस दिन हर कार्यकर्ता मेरा पोलिंग बूथ पे रहा और उसने 11 साढ़े 12 के बीच में मीटिंग करी। Thank you so much for speaking with us, Digvijay Singh ji. No 400 par. That's your final take. देखो, बात ये जनता में नाराज़ी है। ये 400 पार तो तभी होगा जबकि ईवीएम मशीन उनके साथ होगी, नहीं तो ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। Okay. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कैमरा आकाश के संग उदय प्रताप सिंह, राजगढ़ लोकसभा, दिग्विजय सिंह जी के संग। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।